नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 18 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो है मालदीव। तो मालदीव कहाँ है? ये एशिया का पार्ट है और ये भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ लगभग 1192 द्वीप हैं। याद रखिएगा 1192 द्वीप हैं, जिसमें मात्र 187 आइलैंड पे लोग बसे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मालदीव का यह है कि यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है और कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो जल की उपलब्धता होती है वो ग्राउंड वाटर एक्वाफायर से ही अपने मीठे पानी के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसको मैप में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है दुबई जलवायु सम्मेलन में भारत की अहम भूमिका होगी। COP28 का जो सम्मेलन है वो दुबई में होने वाला है। तो सबसे कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा है, इसका जो प्रेसिडेंसी है अध्यक्षता किया जाएगा दुबई के द्वारा, जो खुद सबसे बड़ा ईंधन का निर्यातक है। तो यहाँ पे इसी बात पे ज्यादा चर्चा हो रही है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका सबसे बड़ा निर्यातक जो दुबई है और वो है अध्यक्षता करेगा COP28 का, जहाँ पे जो मुख्य लक्ष्य है हमारा जो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात की गई है, जिसमें लगभग 190 देश शामिल होंगे। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसके क्या क्या सुझाव दिए गए हैं COP28 के लिए, सभी को पॉइंट वाइज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अपने खराब संबंधों को अस्थिर करने के लिए अमेरिका और चीन के कदम जो है वो भारत के लिए सबक होगा। 2 दिन पहले जो है वो यूएसए और चाइना के बीच में एक समिट हुआ है, जिसमें प्रयास किया गया है कि दोनों के बीच में जो हडन है, समस्याएं हैं, उसको समाप्त किया जाए। परंतु जैसे ही ये समिट हुआ उसके बाद बाइडेन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके द्वारा कहा गया कि जो सी जिनपिंग है वो डिक्टेटर है। जो समिट हुआ है इसमें यूएसए और चाइना के बीच में कुछ संभव चीजें देखी गई है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए कि दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदता है, संघर्ष है, लड़ाइयां हैं, उसे समाधान किया जाए और इसके लिए ट्रेड के नए नए अवसर को शुरू किया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल है अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो उत्साह पे काबू रखे। वर्तमान समय में जो भारत सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परंतु अनेक ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे पता चलता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः अभी विकास के स्तर पर नहीं है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल है आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा वर्ल्ड लोकेशन जो है मालदीव। तो मालदीव द्वीप समूह जो है आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंदू महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड्स और चागोस द्वीप के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव जो है वो भारत के लक्षद्वीप आइलैंड की, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, भारत के साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो यहीं पे इसी क्षेत्र में मालदीव सिचुएटेड है। तो इसी की बात की जा रही है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से उत्तर दक्षिण दिशा में यहीं पे इस तरह का आइलैंड बना हुआ है, यहीं पे मालदीव सिचुएटेड है। तो यह जो लक्षद्वीप सागर में स्थित है, यह श्रीलंका की दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर है, मतलब कि 435 माइल पर स्थित है। तो यहाँ पे लगभग 1192 द्वीप हैं, जिसमें मात्र 187 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। ठीक है, द्वीपों में सबसे मुख्य बात यहाँ पे याद रखने की है कि जो मालदीव है वहाँ पे कोई भी नदियां या धाराएं नहीं है। कुछ बड़े द्वीपों में छोटे मीठे पानी की झीलें हैं और कुछ में दलदली गड्ढे हैं। ठीक है, और कुछ में किनारे पर मैंग्रोव के साथ साथ खारे पानी के तालाब भी हैं। तो द्वीपों में पीने के पानी, जो मीठे पानी का जो स्रोत है, भूजल जलभृत है, मतलब कि ग्राउंड वाटर एक्वाफायर से ही मीठे पानी का सबसे मुख्य स्रोत है मालदीव में। और मालदीव में कोई भी पहाड़ियां भी नहीं है, लेकिन कुछ द्वीपों में टीले हैं जो कि समुद्र तल से 2.4 मीटर, मतलब कि 7.9 फीट ऊपर तक पहुंच सकते हैं, जैसे अड्डू अटोल में हिताधु, सिनू अटोल,
का उत्तर पश्चिम तट। तो ये छोटे छोटे टीले हैं जो मालदीव में हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हम लोग मैप में। तो ये मालदीव का मैप है। सबसे पहले इसका कैपिटल जो है वो माले है। देख सकते हैं कि इसी तरह का ये पूरा आइलैंड का कंट्री है और इसमें कुछ खास है नहीं। सारे एटोल जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। अड्डू अटेल जो कि थोड़े ऊंचे हैं और इसके नॉर्थ में ही यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा इंडिया है। दो तीन चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कारदीप चैनल यहाँ पे स्थित है जो माले से नॉर्थ में स्थित है। उसके बाद बेलमांडू चैनल जो है वो काल्हू माडलू अटोल और हाडूमाटी अटोल के बीच में है। उसके बाद होबादू कांडू यहाँ पे भी एक 1.5 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा 1.5 डिग्री चैनल यहाँ पे स्थित है। उसके बाद एक इक्वेटोरियल चैनल स्थित है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि मालदीव से इक्वेटर पास करता है, इक्वेटर लाइन पास करता है, ध्यान रखिएगा इसे। एक चीज और याद रखिएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो डिवाइड करता है इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है मालदीव में लगभग 26 प्रवाल द्वीप है, एटोल्स है। यह भूमि क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा एशियाई देश है। भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। तो अभी हमने सारी चीजें को डिस्कस किया, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, जो मालदीव है वो अरब सागर में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे 26 एटोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके उत्तर में इबुंदी पल्लू एटोल से दक्षिण में अड्डू शहर तक फैला हुआ है। लगभग 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मालदीव जो है दुनिया के भौगोलिक रूप से सबसे अधिक विस्तारित मतलब कि आइलैंड के रूप में संप्रभु राज्यों में से एक है और साथ ही साथ भूमि क्षेत्र और आबादी के आधार पर सबसे छोटे एशियाई देशों में से एक है। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है दुबई में जो COP28 का सम्मेलन होने वाला है, तो दुबई जलवायु सम्मेलन में भारत की जो है बहुत ही अहम भूमिका होगी। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रेसिडेंसी को लेकर, जो अध्यक्षता को लेकर है, जिसकी अध्यक्षता किया जाएगा दुबई के द्वारा। और दुबई खुद जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है जीवाश्म ईंधन का। इसी के लिए कहा जाता है कि इस वर्ष वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में UAE का नेतृत्व जो है वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक के रूप में अपनी स्थिति के साथ विरोधाभासी है, आश्चर्यजनक है और निराधार है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 28वां जो संस्करण होने वाला है वो अगले महीने 2 सप्ताह के लिए दुबई में आयोजित होगा। वैश्विक तापमान को, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, एम जो है वो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाने से रोकने की जिम्मेदारी पर बातचीत होगा, जिसमें 190 देश शामिल होंगे, ठीक है। 190 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक पर हर साल सम्मेलन में जुटते हैं। ये सभी लोग इस मीटिंग में आएंगे। तो इस बार इसने अपने राष्ट्रपति सुल्तान अल जबर पर केंद्रित एक अनोखा विवाद खड़ा हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख के रूप में उसकी स्थिति की आलोचना की जा रही है। यही बातें हम लोगों ने बात किया कि जो COP की अध्यक्षता की जाएगी वो UAE के द्वारा की जाएगी और वो खुद ही जो है जीवाश्म ईंधन का सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है। आगे कहा जाता है COP28 रिपोर्ट से मुख्य सुझाव क्या क्या दिया गया है कि COP28 में किस किस मुख्य मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि, तो बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और 2030 तक ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना, और सदी के अंत में मतलब कि 2090 से 2100 के बीच में की बात की जा रही है, सदी के अंत में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। कौन कौन सा मुद्दा है? इसे 2022 में 3382 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 3 गुना से अधिक 11174 गीगावाट तक पहुंचाना है, ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा पे से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। इसी अवधि में स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता को 2022 में 1055 गीगावाट
से बढ़ाकर 5400 गीगावाट से अधिक करने की आवश्यकता है। और जो विंड पावर से पवन प्रतिष्ठान उसको 2022 में 889 गीगावाट से बढ़ाकर 3500 गीगावाट मतलब कि 3040 गीगावाट तटवर्ती और 500 गीगावाट अपतटीय ऑफशोर ऑनशोर करने की आवश्यकता है। IRENA मतलब कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य के अनुसार 2030 तक वैश्विक स्थिति जो है वो जल विद्युत क्षमता पंप किए गए जल विद्युत को छोड़कर को 2022 के स्तर से लगभग 17% बढ़ाने की बात की गई, जिसमें 1465 गीगावाट तक पहुंचने की आवश्यकता है। उसके बाद परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा पे क्या क्या हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि सौर फोटोवोल्टिक क्षमता को बढ़ाने और पवन ऊर्जा का संयोजन जो 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2021 में उत्पन्न कुल बिजली के 10% से बढ़कर 2030 तक 46% की आवश्यकता है। इसके बाद ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि मतलब कि ऊर्जा तीव्रता सुधार की वैश्विक वार्षिक दर जो है वो 2030 तक मौजूदा स्तर से दोगुना होनी चाहिए। आगे कहा जाता है तकनीकी ऊर्जा दक्षता में सुधार की बात की जाए, यह ताप पंपों अधिक कुशल उपकरणों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जिससे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट कर सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, द्वारा सन्निहित है। साथ में स्मार्ट विद्युतीकरण रणनीतियों और विकेंद्रीकृत ऊर्जा की तैनाती इमारतों और परिवहनों जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों को डीकार्बनाइजिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। तो ये सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। उसके बाद ग्रिड आधुनिकीकरण और विस्तार, ग्रिड आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा देना और आपूर्ति पक्ष लचीलापन और मांग पक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। मतलब कि जैसे लोग जो अभी वर्तमान समय में सोलर प्लेट्स ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप इन्वर्टर से यूज कर सकते हैं, एक ग्रिड से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है कि एक तो आप उपयोग के लिए जितना है यूज कर सकते हैं और उसको पावर ग्रिड में भेजकर आप कुछ ऊपर से कमाई भी कर सकते हैं, इसकी भी बात की जा रही है। निवेश में बढ़ोतरी की आवश्यकता है, इसे 2022 में 486 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 1300 अरब डॉलर करना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए वैश्विक दक्षिण में ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में मतलब कि जो ग्लोबल फंडिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि फंडिंग को आकर्षित कर सके, इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सके और बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्त पोषण भी ज्यादा से ज्यादा लेने की आवश्यकता है। इसे तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए और सार्वजनिक पूंजी को जीवाश्म ईंधन उपयोग से नवीकरणीय ऊर्जा विकास की ओर पुनः निर्देशित किया जाए। इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है। जितने भी बड़े बड़े संयंत्र हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिसका उपयोग अभी भी जीवाश्म ईंधन का हो रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पे नवीकरणीय ऊर्जा में इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उसके बाद बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि क्रॉस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिसमें सीमा पार सहयोग बढ़ाना मतलब कि क्रॉस बॉर्डर जितने भी आसपास के ग्लोबल कंट्रीज हैं वो सभी एकजुट होकर इस क्षेत्र में बढ़ावा दें, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री तक हम रखने में कामयाब हो सके और क्षेत्रीय पावर ग्रिड विकसित करने की जो तत्काल आवश्यकता है, ठीक है। जितना भी जो पावर ग्रिड सेंट्रल है उसे रीजनल लेवल पे पावर ग्रिड विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हमारा पावर लॉस होता है उसको कम किया जा सके। अब इसमें देख लेते हैं भारत की क्या भूमिका महत्वपूर्ण है COP28 में। तो हमारा राष्ट्रपतित्व एक विचारधारा को दूसरे पर तरजीह देने के बारे में नहीं है, मतलब कि भारत अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा है, यह विज्ञान की बात है कि हमें 22 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को संबोधित करने की आवश्यकता है, नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के। जिस तरह से भारत जो है बहुत तेजी से कार्बन इमिशन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसी की बात की जा रही है कि डीकार्बनाइज करने की बात की जा रही है। 2050 के लिए सभी शुद्ध शून्य अनुमानों में जीवाश्म ईंधन की सीमित मात्रा का इस्तेमाल होगा। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सा मिश्रण सही है। उसके बाद COP के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के दुबई जाने की उम्मीद के साथ साथ श्री अल सुबेदी ने कहा कि सम्मेलन उपस्थिति के मामले में सबसे हाई प्रोफाइल जो है वो भारत है। तो भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है कि यह वह देश है जहां हमने सबसे पहले मतलब कि G20 में भी हम लोग
COP28 की पहल की बात की गई थी। इसके दौरान भी कहा गया कि भारत जो है वो सबसे अच्छा देश है और सबसे आगे कार्य कर रहा है, खासकर डिकार्बोनाइजेशन के लिए। यह एशिया के लिए COP है और अगर यह भारत के लिए काम करता है तो यह कई देशों के लिए भी काम कर सकता है। इसीलिए USA, चाइना, रूस जो बड़े बड़े कंट्रीज है, इसे सबसे ज्यादा आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा जो COP28 का सम्मेलन है वो सार्थक हो सके। तो ये था COP28 से संबंधित आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हाल ही में चाइना और USA के द्वारा भी समिट हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के बीच में जो संबंध बहुत ही खराब है, कटुतापूर्ण है, वो मधुर होंगे, परंतु ऐसा कोई भी संभावना दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस सप्ताह की शिखर बैठक से दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों को प्रभावित करने के लिए किसी बड़े मतभेद का समाधान होता संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है, हालांकि इसने उस रिश्ते को अस्थिर करके मतलब कि कहा जाता है कि दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश भी इस परिस्थिति में जो शी जिनपिंग अमेरिका खुद गए और यहाँ पे वार्तालाप के लिए पहल किया, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है, जिसे जो हाल ही में 2022 के बाद से इन दोनों के बीच में ज्यादा संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, तो ये कोई भी बड़े चिंता को समाधान करता हुआ अभी वर्तमान का समिट नहीं दिख रहा है। इसमें दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, कोई ठोस समझौता शामिल हो जिसमें सैन्य से सैन्य, इसी पे बात की गई है कि USA ने कहा है कि चाइना के साथ मिलिट्री का सीधा वार्तालाप संभव हो जाएगा, को फिर से शुरू करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिम और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना भी शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा वह है जिसे दोनों पक्षों ने रिश्तों में एक बेहतर एम के रूप में स्थापित करने पे बात की, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको समाधान करने की बात की। जब दोनों नेता आखिरी बार 2022 में बाली में मिले थे तो यही लक्ष्य था। हालांकि बाली की सहमति जो थी वो जासूसी गुब्बारे, ऐसा हुआ था, स्पाई बैलून जो है वो चाइना का बैलून था और वो अमेरिका के क्षेत्र में देखा गया था। कहा जाता है कि जो साउथ चाइना सी है वहां पे विभिन्न कंट्रीज के मूवमेंट को नजर रखने के लिए चाइना हमेशा इस तरह का स्पाई बैलून का उपयोग करता है। तो इस बार ये आशा की जा रही थी कि जो स्थिरता है दोनों के बीचों के संबंध में ये और बेहतर हो सके, मतलब कि जो अभी जो स्थितियां उथल पुथल थी दोनों के बीच में, लगातार तनाव की स्थिति थे, उसे सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दोनों देशों के बीच। लेकिन यह अब तक चलेगा, यह सबसे बड़ा खुला हुआ प्रश्न। क्लियर कहा जाता है यह दोनों का जो रिश्ता सुधारने की बात की गई, यह कब तक चलेगा, क्योंकि जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ, समिट हुआ, उसके बाद जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्लियर कह दिया कि शी जिनपिंग जो है वो डिक्टेटर है। तो यहां से ही विवाद शुरू हो गया। उसके बाद प्रत्युत्तर में जो चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी खरी खोटी सुनाई USA के राष्ट्रपति पे। ठीक है, तो यहीं पे संबंध अच्छे नहीं होते दिख रहे हैं, विशेष रूप से तब जब दो संभावित विघटनकारी राजनीतिक घटनाएं सामने आई। अगले साल जनवरी में ताइवान में यहाँ पे दो घटनाएं सामने है। जैसे ताइवान में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे चाइना का स्टैंड मायने रखता है और नतीजों के बाद पूरे जल डमरू मध्य में तनाव और भी बढ़ सकता है कि जो चाइना का स्टैंड है वो क्या है। तो ताइवान पर दोनों पक्षों ने अपने रुख दोहराए। चीन ने हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी और मतलब कि चीन ने कहा कि USA हस्तक्षेप न करे ताइवान और मेरे रिश्ते के बीच में, और अमेरिका ने कहा कि वह यथास्थिति में किसी बदलाव का विरोध करेगा। वहीं अमेरिका क्लियर करता है कि अगर चाइना द्वारा कोई भी प्रेशर डाला जाता है ताइवान पे तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा। इसी बीच अमेरिका जो है अगले साल अमेरिका में चुनाव होने वाला है, तो अमेरिका अगले साल नवंबर 2024 में होने वाले चुनाव से पहले चुनावी मोड में आ जाएगा। ठीक है, और प्रचार का मौसम अनिवार्य रूप से चीन पर तीखी बयानबाजी शुरू हो जाएगा। जैसे ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसका क्या एम है, जैसे कि हम लोग इसे भी देख लेते हैं। जैसे ये एशिया पैसिफिक एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है, उसके बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी फ्री ट्रेड की बात की जा रही है। तो यही एम है, मेनली याद रखेगा APEC, मतलब कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इसलिए मुद्दा सामने आया है APEC का क्योंकि USA और चाइना दोनों इसके मेंबर हैं। तो याद रखिएगा USA और चाइना दोनों जो हैं वो APEC के मेंबर हैं। और किस लिए मेंबर बने हैं? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
encompassing as member the leading economics in the region, strengthening regional economic integration and expanding trade, व्यापार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक संबंधों को एकजुट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड हीटिंग सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये थोड़ा सा फिगर को डिस्कस कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रतिद्वंदता या भागीदार, ये बात है जो अभी चाइना और अमेरिका के बीच में है। कहा जाता है कि प्रतिद्वंदता भी जारी रहेगा या फिर दोनों के बीच में भागीदारी होगी। तो एक दीर्घकालिक चिंता यह भी देखा जा रहा है कि जैसे शी जिनपिंग ने कहा कि सबसे बड़ा उनका प्रश्न है कि क्या वे प्रतिद्वंदी हैं, मतलब कि शी जिनपिंग यूएसए से पूछते हैं कि क्या वे प्रतिद्वंदी हैं या फिर भागीदार, दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे। उन्होंने मतलब शी जिनपिंग के द्वारा ही कहा गया कि मूल रूप से प्रतिस्पर्धी बताते हुए अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा गया कि गलत जानकारी वाली नीति निर्माण, गुमराह करने की कार्रवाई और अवांछित परिणाम को बढ़ावा मिलेगा अगर दोनों के बीच में संबंध खराब होते हैं। उसे पलट पर यहाँ पे कहा जाता है कि उसे ताइवान के साथ जो भी मेरा संबंध है उसमें यूएसए को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और निर्यात नियंत्रण सहित मुद्दे और सीमाओं को पार करने से बचना चाहिए। ये चेतावनी एक तरह से दिया जा रहा है चाइना के द्वारा यूएसए पे। हालांकि बाइडेन ने कहा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा में कि तत्काल जो चुनौतियों का वर्णन किया, इसे जिम्मेदारी से कैसे प्रबंधित किया जाए। इस मतभेद को छोड़कर समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह स्पष्ट आया कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में बदलने से रोकने में उच्च स्तरीय जुड़ाव और खुले चैनल भी महत्वपूर्ण, जैसे ये भी वार्ता किया गया दोनों के बीच में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि जो इसके बीच में कोल्ड वार चल रहा है, खुले रूप से वार ना हो, इसी के लिए ये एक अच्छा कदम है दोनों देशों के बीच। इसी से कहा जाता है कि भारत को भी सीखना चाहिए, जो भारत और चीन के बीच में अनेक प्रकार के सीमा विवाद हैं उसे सुलझाने के लिए वार्तालाप करना चाहिए। लेकिन वही राइटर कहते हैं कि ये जो वार्ता हुआ है उससे भी कोई निश्चित समाधान नहीं निकला है। ये दोनों पक्ष में यहाँ पे वार्ता किया जा रहा है। यह भारत चीन संबंधों के लिए स्पष्ट सबक प्रदान करता है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संकट जो है वो चौथी सर्दियों में प्रवेश कर रहा है। बातचीत अपने आप में कोई रियायत नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि बातचीत से अभी हल नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी डिप्लोमेटिक जो मुद्दा है, कोई भी क्रॉस बॉर्डर मुद्दा है, उसे सुलझाने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो बातचीत का ही है। और जैसा कि अमेरिका और चीन ने महसूस किया, तो ये हो सकता है अभी अमेरिका चीन के अभी स्थितियां उस तरह के नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पॉलिसी से खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे के विचारधारा से खुश नहीं है, और हस्तक्षेप जो किया जा रहा है मुख्यतः ताइवान से, या फिर जैसे कि अमेरिका जो है ताइवान में हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर इंडिया का भी जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है साउथ चाइना सी में, वियतनाम में, वहीं चाइना का जो हस्तक्षेप है पाकिस्तान में हो गया या फिर मिड ईस्ट में हो गया, तो ये चीजें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जा रही है। पैसिफिक ओशन में हो गया या फिर जो उसका विस्तारवादी रवैया है साउथ चाइना सी में, तो ये दोनों देशों का अपना अपना मुद्दा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे पे खुश नहीं है। तो जब प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों में गिरावट का खतरा होता है, तो एक बेहतर वार्तालाप जो होती है वो बहुत ही अच्छा कदम होता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वर्तमान समय में है भारत में, वो उत्साह पर काबू पाने की, मतलब कि ऐसा देखा गया है, जैसे आईएमएफ के द्वारा कहा गया कि भारत जो है, पहले कहा गया था कि 6.1% इसका जीडीपी बढ़ेगा 2023-24 में, परंतु बाद में फिर से संशोधित करके कहा गया आईएमएफ के द्वारा कि 6.3%। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि नेविगेटिंग, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट एक बन जाता है। ठीक है, एक तो हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कौन रिलीज करता है, आईएमएफ। ठीक है, और नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस, ये याद रखिएगा, नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस, अक्टूबर 2023 में ये रिपोर्ट आया कि आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत के लिए अपनी अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर 6.3 कर दिया, जो पहले 6.1 था। और भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह उनके अल्पकालिक आर्थिक प्रबंधन की पुष्टि करता है। यह सफलता और भी मधुर होगी, क्योंकि आईएमएफ ने चीन सहित, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि आईएमएफ जो भी भारत का उत्साह बढ़ा रहा है, जो आर्थिक वृद्धि का संकेत दिया है, वही आईएमएफ ने चीन में जो आर्थिक विकास हो रहे हैं उसको गिरावट का संकेत दिया है। जैसे जो विश्व जीडीपी वृद्धि है वो अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.2 कहा है चाइना के लिए, और आधिकारिक प्रवक्ताओं ने अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए आईएमएफ से समर्थन की मांग की है।
आय कहा जाता है कि प्रभाव चिंता का कारण है, जो इफेक्ट है वही मुख्य चिंता का कारण है। निश्चित रूप से उत्पादन में सुधार हो सकते हैं, फिर भी रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसकी गुणवत्ता और गरीबी जो भारत में है ये मुख्य मुद्दा है, अधिक प्रभावित है। और अपने आवश्यक खाद्य पदार्थों की जो मुद्रास्फीति, लगातार भारत में जो महंगाई बढ़ रही है उसको यहाँ पे राइटर के द्वारा उजागर किया गया है। तो कहा जाता है कि आईएमएफ के द्वारा जो संकेत दिए गए हैं कि जीडीपी में वृद्धि तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी का जो स्तर है, क्वालिटी का जो स्तर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्तर है, गरीबी जो कम ही नहीं हो रहा है, उसके बाद लगातार भारत में जो महंगाई बढ़ रहा है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं इसके कारण राइटर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो आईएमएफ का जो आंकड़ा है वो कहीं ना भ्रामक हो। आगे कहा जाता है आउटपुट रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने पर भी व्यापार आयाम के साथ एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण शायद कवच पर खामियों को उजागर करेगा, जैसा कि नीचे बताया। जैसे नीति निर्माताओं को आर्थिक नीति निर्माण के तेजी से बदलते भू राजनीतिक आधारों की सराहना करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ थोड़ा लंबा दृष्टिकोण, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, तभी ये आशावाद को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जो आईएमएफ के द्वारा बोला गया है उससे भारत को फूलने की आवश्यकता नहीं है, भारत को निरंतर अपने जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसे सुधारने की आवश्यकता है। यह संभवतः दोहराव योग्य है। जैसे 2022-23 में वैश्वीकरण के अंत की शुरुआत हुई है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1989 में जो बर्लिन का दीवार गिराया गया था, ठीक है, फिर विश्व राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिससे कि भारत की जो तेल और खाद्य की आवश्यकताओं की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला। दरअसल वित्त मंत्रालय की जो मासिक आर्थिक समीक्षा है इसमें इन कमजोरियों पे इशारा किया जा रहा है। आईएमएफ के द्वारा तो कुछ बोला जा रहा है कि भारत का जीडीपी है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा है उसमें इन चीजों पे, कमजोरियों पे इशारा किया जा रहा है, जो कि तेल की कमी, उसके बाद खाद्य पदार्थों की निरंतर कमी, ठीक है, निरंतर बढ़ते दाम, तो ये सारे मुद्दे को भी उजागर किया जा रहा है। चीन के साथ घाटा बढ़ रहा है, मतलब कि जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन है वो लगातार डेफिसिट में बदलता जा रहा है, घाटा होता जा रहा है। जैसे हालांकि तत्कालीन चिंता जो है चीन के साथ बढ़ते घाटे के प्रति भारत की संवेदनशीलता, भारत जो है मुख्यतः चीन के साथ जो व्यापार कर रहा है, तो जो आयात और निर्यात है उसमें रेशियो कम कर दिया, भारत आयात करना कम कर रहा है चाइना से, और उसके स्थान पे भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। भारत की जो आर्थिक कमजोरी बढ़ गई है, जबकि शुद्ध निर्यात जो है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तेजी से गिरावट हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत तेजी से खुद के निर्माण के लिए, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना जरूरत है। इसी के लिए यहाँ पे शुद्ध निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। आगे कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरर जो है, विनिर्माता जो है, वे चीन के साथ जो भारत जो है लगातार अपना आयात जो है वो कम करता जा रहा है, जिससे कि सापेक्ष कीमतों में बदलाव से ये आसानी से कम नहीं हो सकता। यह याद रखने की आवश्यकता है कि मई 2020 में सरकार ने महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के चीनी आयात पर अंकुश लगा दिया था और आत्मनिर्भर भारत बनने का अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। तो यही कुछ मुख्य बातें हैं जो इसमें बताया गया है। यहाँ पे वही चीजें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे भारत जो है वो चाइना से अपना ट्रेड कम करता जा रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बजटीय आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2012 से सार्वजनिक निवेश जो है वो वृद्धि की आधिकारिक आशावादी तस्वीर जो है वो संदिग्ध है। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि राइटर के द्वारा कि जो आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उससे बहुत ज्यादा भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से रिपोर्ट जो है वो भारत के जीडीपी को उस लक्ष्य तक बढ़ता हुआ नहीं देखने का संकेत दिया है। सार्वजनिक निवेश के 3 भाग है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि केंद्र के ऋणों, राज्यों को दिए गए अग्रिम भुगतान और राज्यों द्वारा सार्वजनिक निवेश नीतिगत सुधारों पर निर्भर है। केंद्र के, तो यहाँ पे एक और संकेत दिया जाता है राइटर के द्वारा कि केंद्र को एक सही नीतियों के निर्माण की भी आवश्यकता है, जिससे केंद्र के निवेश में व्यापक रूप से रिपोर्ट की वृद्धि स्पष्ट रूप से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा केंद्र के अपने बजट के साथ अतिरिक्त बजटीय उधार विलय का कारण बन गया है। तो इस तरह सार्वजनिक निवेश में अनुमानित जो वृद्धि है वो भ्रामक लगती है, ठीक है, यह भ्रामक लगती है। 3 वस्तुओं को मिलाकर, जैसे सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% लगता है,
शायद इसके पूर्व, जो कि कोविड-19 के स्तर का समय, ये जो रिपोर्ट दिया गया है वो बिजनेस लाइन में दिया गया था 2 जनवरी 2023 में। तो बहुत से रिपोर्ट जो है वो भ्रामक बता रहे हैं, जो IMF के द्वारा कहा गया कि भारत जो है 6.3% GDP वृद्धि कर लेगा इस वर्ष। उसके बाद SDI रिपोर्ट में भी भारत जो है वो एक स्थान पीछे चला गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो इंडिया का अभी वर्तमान में जो रैंक है 132nd है, याद रखिएगा इसे। तो सामाजिक विकास पर, उसके बाद आधिकारिक प्रवक्ताओं और आलोचकों ने संदिग्ध बहुआयामी गरीबी माप की सत्यता और वैश्विक भूख सूचकांक, ये सभी में भारत का जो रैंकिंग है लगातार बुरी स्थिति में है, खराब स्थिति में। इसके बजाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब कि UNDP का मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अधिक विश्वसनीय और स्वीकार्य उपाय है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि जो IMF का जो दिया गया है अभी रिपोर्ट, उससे अच्छा है कि UNDP का जो HDI रिपोर्ट दिया गया है वो ज्यादा सकारात्मक है भारत के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को खुद नहीं जानेंगे तब तक आप अपना सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो दोस्त अच्छा नहीं है जो हमेशा से आपका बड़ाई करता है, वो दोस्त अच्छा है जो आपकी कमियों को बताए, सुधारना जाने। कहा जाता है ना कि एक वीडियो बनाया गया था जिसमें पूछा गया था कि एक पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग बनाया गया है, इसमें आप लोग बताइए कि क्या क्या खामियां हैं। तो लाखों उसमें कमेंट आए, सभी लोगों ने उस पेंटिंग में अनेक प्रकार की खामियां निकाली। उसके बाद फिर से एक वीडियो डाला गया जिसमें बताया गया कि एक पेंटिंग में अगर कोई खामी है तो उसे सुधार दें। फिर क्या हुआ कि एक भी कमेंट नहीं आया। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि खामियों को जानना जरूरी है, तभी आप सुधार सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको भारत को सुधार करना है तो सबसे पहले अपने कमियों को उजागर करना चाहिए। तो भारत के HDI सूचकांक का जो मूल्य है वो 2018 में 0.645 से घटकर 2021 में 0.633 हो गया, और 15 से 21 के दौरान इसकी जो वैश्विक रैंकिंग एक रैंक नीचे हो गई, पहले 131 था। तो जिसका अर्थ है कि अन्य देशों से भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य जो देश है वो भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संक्षेप में यदि आधिकारिक प्रवक्ताओं ने आर्थिक मूल्यांकन के ढांचे को थोड़ा बढ़ाया तो कुछ स्पष्ट तथ्य ध्यान में आए, जैसे सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि से उत्पन्न रणनीतिक खतरा, इसकी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में गिरावट, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट, और अर्थव्यवस्था की निश्चित निवेश दर अभूतपूर्व गिरावट, बहुत लंबे समय से यह चल रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अपरिवर्तित हिस्सेदारी के साथ कम से कम 21-22 तक भारत की जो HDI रैंकिंग जो है वो खिसक गई नीचे। तो आधिकारिक टिप्पणियों के लिए शायद IMF के अल्पकालिक विकास अनुमान पर सकारात्मक अंक हासिल करने के बजाय हाल के वर्षों में आर्थिक असफलताओं की गंभीरता की सराहना करने में इसके आलोचकों के साथ शामिल होना बेहतर है। ठीक है, जो आलोचक हैं, जो भारत की इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं, ठीक है, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपने देश का सही आईना दिखा रहे हैं, जिससे कि आप इसे गंभीरता से लें, जो आर्थिक असफलताएं हैं उसे गंभीरता से लें और भारत अपने विकास की ओर अग्रसर हो। IMF का जो अल्पकालिक रिपोर्ट है उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यही पूरा का पूरा आर्टिकल था जिसमें कहा गया कि भारत को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जो IMF का रिपोर्ट आया है, ठीक है, इसे काबू में रखना चाहिए और अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है। तो आज के द हिंदू के आर्टिकल्स कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।